हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, चैप्टर पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगेन मैंने अगर पार्ट 1 आपने देखा नहीं है जाके देखो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन चैप्टर, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये पूरे 11th और पूरे 12th में काम आने वाला है। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आर डी शर्मा एमसीक्यू सॉल्यूशन। जितने लोग फॉलो करते हो उनको आइडिया है, जितने लोग पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम पार्ट बाय पार्ट आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप सिर्फ सॉल्यूशन देखना मत, खुद से अटेम्प्ट करना, नहीं होगा उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। अगेन, जब भी आप आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हो, मेक श्योर आपने एनसीईआरटी लगा रखा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं। उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना या एग्जाम्पलर को अटेम्प्ट करना, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना। नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, फंसे रहोगे क्वेश्चन पे और कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पूरा टाइम वेस्ट करोगे। तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बेसिक फॉर्मूलेज एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप कर चुके हो, उसके बाद ही आप आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर पर स्विच करना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो। तो अगेन पार्ट 1 में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में कोई डाउट हो तो आप पार्ट 1 को रेफर करना। और यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगेन 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी बोला था काफ़ी लेंदी चैप्टर है, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसके मैक्सिमम वो काफ़ी लेंदी हैं, आपको बहुत सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर मैं एक पार्ट में बनाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी डाउट है आप उस सेक्शन को भी सीधा देख सकते हो, और आपको अगर पूरा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है फंक्शन का तो पूरे वीडियो को देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा भी आपको सही लगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रेंज पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैंने कहा था डोमेन और रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी दूसरे चैप्टर में पूछ देंगे वो, ठीक है। तो डोमेन रेंज अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। एफ एक्स फंक्शन है आपके पास कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट होता है। अगेन अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ो तो समझ में आएगा। जीआईएफ का ब्रैकेट होता है, मतलब इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे ना बाहर इंटीजर्स आएगा। अगर आप 1.1 डालोगे तो ये बाहर वैल्यू 1 आएगी इसमें। अगर आप x को 1.2 पुट करोगे तो भी बाहर 1 आएगा, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड जो भी इंटीजर होगा वो वैल्यू बाहर आएगा। अगर आप -1.2 पुट करोगे तो ये -2 देगा। अगर आप -1.7 पुट करोगे तो भी ये -2 देगा। अगर आप इसमें 0 रखोगे तो ये बाहर 0 देगा। अगर 1 रखोगे तो 1 देगा, 2 रखोगे 2 देगा, मतलब ये 2 देगा। तो इंटीजर्स आपके पास आपका रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। आप यहाँ पे जो भी पुट करोगे इस जीआईएफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ पे आप जो भी इनपुट डालोगे बाहर आपका आउटपुट जो आएगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। मेक श्योर इंटीजर जो होगा, अगर आप जैसे 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो 1 देगा रिजल्ट। जैसे ही आप 2 डालोगे रिजल्ट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बस बेसिक अगर किसी को नहीं पता है, अगर आप सीधा क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं समझा दूं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रेंज पूछा गया है। रेंज क्या होता है? वाई की वैल्यू, मतलब आप जब एक्स पुट करते हो जो वाई की वैल्यू जो ऑब्टेन होती है उसे रेंज बोलते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। जो हम एक्स पुट करते हैं उसे डोमेन कहते हैं। जब हम एक्स पुट करते हैं जो एफ एक्स की वैल्यू आती है उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे पहले तो हम बात करें, उसने कहा है x की वैल्यू -π/2 से π/2, ठीक है। x की जो वैल्यू पुट करोगे आप -π/2 से π/2 के बीच में पुट करोगे। ओके, तो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, -π/2 से π/2। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 2। अगर हम लेते हैं नंबर के फॉर्म में तो ये 1 पॉइंट समथिंग, मान लो 1.57 अप्रॉक्सीमेट मान लिया हमने, तो ये 1.57 के अप्रॉक्सीमेट है, तो ये -1.57 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा।
तो जो x की वैल्यू होगी वो इनके बीच में लाई करेगी। जो आप यहाँ पे x पुट करोगे, cos x पुट करोगे, तो x की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इसके बीच में एक वैल्यू आ गई आपके पास। इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक इंटीजर्स आपके पास आएगा -1, एक इंटीजर्स आएगा 0, एक इंटीजर आएगा 1। ओके, ये वैल्यू बीच में आने वाली है। ओके, ये आपका यहाँ 2 होगा, यहाँ -2 होगा। तो आपको पुट करना है -1.57 से इस साइड। ओके, और यहाँ पे 1.57 के इस साइड पुट करना है वैल्यू। ओके, तो कहने का मतलब है अगर आप -1.57 के इस साइड कुछ भी पुट करोगे, ठीक है, उसने कहा है ना x की वैल्यू -5/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो -1 के साइड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे -1 से लेके यहाँ तक 1.5 -1.57 तक, तो जो बाहर आउटपुट आएगा ना वो -2 आएगा। ठीक है, तो अगर आप x को -1 से -1.7 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, तो जो x होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा -2 में। तो ये बनेगा cos -2, तो cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2। तो एक आउटपुट आपका cos 2 आने वाला है। ठीक है, तो ऑल दो cos 2 यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये तो आपका आएगा। तो ऑप्शन बी तो वैसे भी हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आना चाहिए, हम फिर भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे 1 और 0 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, अगर आप x को 1 एंड 0 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो रिजल्ट जो आएगा, x जो आउटपुट देगा GIF वो देगा 0, तो वो वैल्यू आ जाएगी cos 0। तो cos 0 1 के इक्वल होती है, तो 1 भी आने वाला है आपका। ठीक है, वैसे ही 0 और -1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो वो 0 आएगा, तो अगेन वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 और -1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो वो -1 होगा। 0 अगर आप x की वैल्यू 0 एंड -1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो बाहर जो आउटपुट आएगा, इसके बाहर जो आउटपुट आएगा वो -1 आएगा। तो cos -1 ये cos 1 हो जाएगा। तो अगेन आपके पास cos 2 1 एंड cos 1 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो पहले आप फंक्शन पढ़ो, GIF का कॉन्सेप्ट समझो। कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, जो आउटपुट आएगा उस पर cos की वैल्यू देखनी है। ओके, अगर नहीं आया है समझ में, दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है, और एक बार दो बार देखो, समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखो GIF जो होता है वो क्या करता है, अगर आप x को इंटीजर डालोगे तो इंटीजर देगा, और अगर आप फ्रैक्शन या डेसिमल में डालोगे तो जो नियर बाय लेफ्ट हैंड साइड जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो आपका आंसर आएगा। अगर आप -1.2 डालते हो तो ये -1 नहीं -2 देगा, और अगर आप 1.2 डालते हो तो वो 1 देगा। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट आएगा। बस इसी चीज़ को हमने यूज़ किया है और आपका आंसर निकाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे पूछा गया कौन सा इसमें विच आर द फॉलोइंग आर फंक्शन। तो अगेन यहाँ पे हम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। ठीक है, आप फंक्शन को चेक करना है तो आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हो। तो ग्राफ बना के चेक करेंगे तो पहला है y² = x a। ठीक है, तो y² = x मतलब ये फंक्शन बनेगा। तो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस पर देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये ग्राफ को, कर्व को, तो ये फंक्शन नहीं होगा। y = मॉडुलस ऑफ x। अगर हम b की बात करें तो y = मॉडुलस ऑफ x, ये बनता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे तो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। c जो है आपका x² + y² = 1, ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है। आगे पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। x² + y² = 1, तो ये बनेगा सर्कल। तो अगेन आप जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे देखो 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, 2 पॉइंट पे कट हो रहा है कर्व, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन।
तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, और मोर देन वन चॉइस करेक्ट है नहीं इसमें। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हाइपरबोला बनेगा। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो काइंड ऑफ हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो हाइपरबोला ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे भी जब आप ड्रॉ करोगे वर्टिकल लाइन तो 2 पॉइंट पे कट होगा, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब अगेन क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। काम वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है। अगेन आपके पास एफ एक्स गिवन है, ठीक है, काइंड ऑफ, और यहाँ पे जी एक्स गिवन है और आपसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। तो हमने जो 5th में किया था तो बेसिकली वो अलग अलग पार्ट था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे 2 फंक्शन को कंपोज किया गया है, तो बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो अगेन जो हमने 4th में किया था वैसे ही ध्यान देना है यहाँ पे, वही काम यहाँ पे भी करेंगे, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो ध्यान दोगे, अगर ध्यान नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वह है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो है आपके पास 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। आपसे पूछा गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ। तो एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे आप पहले जी ऑफ एक्स पुट कर दो। जहां जहां फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो लॉग 1 प्लस एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स आएगा अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लेस से जी ऑफ एक्स आएगा। अब जी एक्स की वैल्यू पुट करो, जी एक्स ये है आपका, तो ये जो आपका बनेगा ये बनेगा लॉग 1 प्लस जी ऑफ एक्स मतलब 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेना, माइनस साइन है, ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग है ये, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 1 लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन में आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। जब नीचे एलसीएम लोगे 1 माइनस है तो ये बनेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये पूछूं x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है, अगेन जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार में दिखता नहीं है आइडेंटिटी, ये होगा a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b एंड 3ba स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर, ये बनेगा, मतलब ये x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये बनेगा। अब इसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, लास्ट इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, तो आप बोल सकते हो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, बोल सकते हो ना। वैसे ही आप अगर नीचे आओगे तो ये 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको आप बोल सकते हो लिखा हुआ 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके लॉग
1 प्लस एक्स का होल क्यूब और नीचे 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको हम लिखेंगे लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब मैं बता दूं एक चीज़ यहाँ पे, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इस आप 2 को आगे ला सकते हो, इसको आप 2 लॉग एक्स लिख सकते हो। अगर लॉग एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो इस क्यूब को आप आगे ला सकते हो, इसको 3 लॉग एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 3 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो ये लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या था, ये आपका एफ एक्स था, तो इसको आप एफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन सी मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बस थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस पे ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पूरे टाइम माइंड में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पूरे टाइम माइंड में नहीं होगा ना, मैथ्स करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, आप अलग अलग फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, अलग अलग आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, वो दिमाग में ही नहीं है, फॉर्मूले सही से दिमाग में नहीं, तो आप फिर ढूंढते रहोगे क्या लगाए नहीं लगाए। तो मैथ्स का तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी आइडेंटिटीज़ है वो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर तो क्या ही सॉल्व करोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं क्लास 12th में। क्वेश्चन नंबर 10, ए गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2। ठीक है, तो इसको मान लो, इसे m बोलते हैं, इसे n बोलते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन पूछा गया, तो फंक्शन जो होगा वो n की पावर m होगा, ये n है जो b एलिमेंट है। अगर a से b डिफाइन किया गया है, a से b, अगर b से a डिफाइन किया जाएगा तो यहाँ पे m की पावर n हो जाता है। तो a से b मतलब a पावर में जाएगा, a के एलिमेंट्स, और b नीचे रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b 2, तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगेन हमने 4 ही क्वेश्चन किया है, ऐसे ही इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ के रखा है तो भी आपको बहुत बार समझ में नहीं आएगा चीज़ें, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन करूँगा जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा थोड़ा बहुत। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आपका जो भी डाउट हो आप अपने सिर्फ डाउट्स को देखो, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अगेन नो डाउट आप पूरे वीडियो को देख सकते हो। वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा के देखो, पहले खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं होता है बस उन क्वेश्चन को देखो जहाँ पे आप फंस रहे हो। ठीक है, टाइम जहाँ तक बचा सकते हो टाइम बचाया करो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 11th-12th में टाइम वेस्ट करोगे बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।